ईरान युद्ध से अमेरिका और सदर ट्रंप ने अपनी साख की मिट्टी पलीत कर ली है। ईरान को सैकड़ों बार तबाह करने की धमकी देना, फिर अपने बयानों से पलटना, फिर सभ्यता खत्म करने का खौफ दिखाना और अगले ही पल डील की मिन्नतें करना। ट्रंप के इन परस्पर विरोधी बयानों ने न सिर्फ वाशिंगटन की साख पर गहरा धब्बा लगाया, बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका के प्रभाव को भी एक बड़ा झटका दिया है। जैसे ही अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट और ईरान पर नए कड़े प्रतिबंधों का औपचारिक ऐलान किया, ठीक उसी वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ चुपचाप मॉस्को पहुंच गए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां अमेरिकी साख को एक और करारा झटका लगा जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने CIA प्रमुख से सीधी मुलाकात करने तक से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मंगलवार 25 अगस्त को CIA के नए निदेशक जॉन रैटक्लिफ एक बेहद गुप्त मिशन पर मॉस्को पहुंचे थे। इस यात्रा की भनक दुनिया को तब लगी जब मॉस्को के एयरपोर्ट पर अचानक से अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य परिवहन विमान और राजनयिक काफिला सड़कों पर देखा गया। रैटक्लिफ का CIA प्रमुख के तौर पर यह पहला रूस दौरा था। यह यात्रा इतनी गोपनीय रखी गई कि अमेरिकी पक्ष ने इसकी भनक तक नहीं लगने दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने इस दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि रैटक्लिफ ने रूसी खुफिया सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है। हालांकि पेस्केव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रैटक्लिफ से मुलाकात नहीं की, केवल खुफिया अधिकारियों द्वारा पुतिन को इस पूरी बातचीत की ब्रीफिंग दी गई। पुतिन का यह डिस्टेंस अमेरिका को उसकी गिरती साख का एहसास कराने के लिए काफी समझा जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के CIA प्रमुख के मॉस्को भागने की दो सबसे बड़ी वजहें थीं। पहला, नेटो की सुरक्षा और दूसरा, ईरान संकट। अमेरिकी खुफिया आकलनों का मानना है कि रूस रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ और पोलैंड की करीब मिसाइल गतिविधियों के जरिए यह परख रहा है कि नेटो और अमेरिका किस हद तक एकजुट हैं। रैटक्लिफ का एक मकसद रूस को सीधे तौर पर चेतावनी देना था कि वह नेटो देशों के खिलाफ किसी भी तरह का दुस्साहस न करे। वहीं इस बंद कमरे की बातचीत में ईरान और होर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा प्रमुखता से उठा। खबरों के मुताबिक रैटक्लिफ ने रूसी पक्ष को संकेत दिया है कि अगर होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों की आवाजाही सामान्य नहीं होती तो अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन जानकार जानते हैं कि ईरान को रूस का पर्दे के पीछे से मिल रहा मजबूत कूटनीतिक और सैन्य समर्थन ही वाशिंगटन की असली परेशानी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के उजागर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरे को एक सेमी रूटीन यात्रा बताकर मामला शांत कराने की कोशिश की। ट्रंप का दावा है कि इस मुलाकात से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ प्रगति हो सकती है, लेकिन CIA ने अब तक इस दौरे की असल मकसदों पर चुप्पी साध रखी है। जिस तरह से ईरान युद्ध में उलझने के बाद अमेरिका को बैक चैनल कूटनीति के लिए अपने सबसे बड़े खुफिया चीफ को मॉस्को भेजना पड़ा और पुतिन ने उनसे मिलने तक से इनकार किया, उससे यह साफ है कि वैश्विक महाशक्ति होने का अमेरिका का गुरूर अब नए दबाव का सामना कर रहा है। ईरान पर जिस यूरेनियम का बहाना बनाकर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था, युद्ध थोपा था और उस पर सालों पुराना सख्त सैंक्शन लगाया था, वही अमेरिका अब सऊदी अरब के लिए आगे आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ हुए एक बेहद संवेदनशील और बड़े नागरिक परमाणु समझौते को औपचारिक समीक्षा के लिए अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के पास भेज दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है यह असैन्य परमाणु समझौते पूरे 30 सालों के लिए रहेंगे, जिस पर अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने दस्तखत किए हैं। लेकिन ट्रंप ने इसके साथ एक बहुत बड़ी कूटनीतिक शर्त भी जोड़ दी है। यह न्यूक्लियर डील तभी लागू होगी जब सऊदी अरब इसराइल के साथ अपने रिश्तों को औपचारिक रूप से सामान्य करेगा। अमेरिकी कांग्रेस में इस समझौते को लेकर आने वाले कई महीनों तक तीखी बहस छिड़ने वाली है। एक तरफ अमेरिकी परमाणु उद्योग को अरबों डॉलर का बूस्ट देने का तर्क बताया गया, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में खतरनाक परमाणु हथियारों की रेस शुरू होने का भी डर है। इस 30 साल के समझौते से अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के पूरे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का ठेका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम एनरिचमेंट यानी यूरेनियम को शुद्ध करने के अधिकार को लेकर है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 जुलाई को दावा किया था कि यह सहयोग सिर्फ गैर सैन्य यानी शांतिपूर्ण कामों तक सीमित रहेगा
और सऊदी को अपने स्तर पर हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि एक बार सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हाथ में आने के बाद यूरेनियम संवर्धन का रास्ता हमेशा के लिए ही खुल जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का तो पूरा जोर सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल करने पर है। वही ऐतिहासिक समझौता जो साल 2020 में अमेरिका ने करवाया था और जिसके तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इसराइल से कूटनीतिक संबंध बना लिए थे। सऊदी अरब अब पुरानी और सख्त शर्त पर अड़ चुका है। रियाद ने साफ कर दिया है कि वह इसराइल को औपचारिक रूप से मान्यता तभी देने वाला है जब एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बनाने की दिशा में स्पष्ट तौर पर पारदर्शी और न पलटने वाला रास्ता तय किया जाए। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपना रुख 1 इंच भी पीछे नहीं हटाया। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी को किसी न किसी तरीके से अमेरिका की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसी लालच दे दी है जिसे सऊदी कभी खोना नहीं चाहेगा। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाकर मिसाइलें बरसाने वाला वाशिंगटन अब इसराइल की सुरक्षा और अब्राहम समझौते के विस्तार के लिए सऊदी अरब की दहलीज पर परमाणु तकनीक की थाली सजा रहा है। देखना यह होगा कि अमेरिकी कांग्रेस इस 30 साल की परमाणु डील को हरी झंडी देता है या नहीं, और क्या रियाद फिलिस्तीन की शर्त छोड़कर इस न्यूक्लियर गेम में शामिल हो जाएगा। अमेरिका के 2 बेहतर दोस्तों में शुमार तुर्की, इसराइल इन दिनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पहले जुबानी जंग थी, लेकिन अब सीरिया में इस्राएली हमले के बाद जमीन पर जंग की स्थिति बन चुकी है। लेकिन सवाल है, क्या इसराइल इतना पावरफुल है कि वो तुर्की से जंग में भारी पड़े? वो इसराइल जो खाड़ी देशों में हर वक्त किसी न किसी जंग के मुहाने पर रहता है या फिर जंग में रहता है, अब वो धीरे धीरे बाहर भी पैर पसारने लगा। तुर्की की ओर से कहा गया कि वो ईरान नहीं है और नेतन्याहू भूल ना करें, तो नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया गया कि इसराइल जिसे सुरक्षा खतरा मानेगा उसे कतई नहीं छोड़ेगा। पर सवाल है, दोनों देशों के पास पावर कितना है? हाल के दिनों में अर्दवान और नेतन्याहू ने एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले किए थे। अर्दवान जहां खुलेआम इसराइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अर्दवान का शासन पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर आज के दौर में दोनों देशों की वास्तविक सैन्य ताकत की तुलना करेंगे तो जमीन और समंदर के मोर्चे पर तुर्की इसराइल से बहुत आगे दिखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जबकि इसराइल 15वें नंबर पर आता है। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 2200 से ज्यादा टैंक और समंदर में 180 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जो इसराइल के मुकाबले 2 गुने या फिर 3 गुने हैं। तुर्की की असली ताकत का गेम चेंजर है उसका खुद का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट कान। तुर्की ने इस विमान का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उसे अमेरिका से अत्याधुनिक इंजनों और कुछ खास तकनीकों की जरूरत है।